दोस्तों नमस्कार। 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों ने नरेंद्र मोदी के ब्रांड को जहां ध्वस्त किया है, वहीं पर आरएसएस और बीजेपी के बीच के जो मतभेद हैं वो अब सामने आने लगे हैं। नरेंद्र मोदी के बारे में जो उत्तर प्रदेश में सीएसडीएस का सर्वे आया था, उसमें 36% लोगों ने बतौर प्रधानमंत्री राहुल गांधी को पसंद किया था और मोदी को सिर्फ 32% लोगों ने। यह बात आरएसएस बहुत पहले कह चुका है। आपको याद होगा कि जब कर्नाटक विधानसभा का चुनाव हुआ था, उसके नतीजे कांग्रेस के पक्ष में गए थे, तब ऑर्गेनाइजर में जो लिखा गया था उसमें सीधे तौर पर यह कहा गया था कि अब नरेंद्र मोदी के ब्रांड और हिंदुत्व के जरिए बीजेपी चुनाव नहीं जीत सकती। यानी अब विकल्प पर विचार करना होगा और इसके आगे कुछ काम करना होगा। वो इशारा कहीं ना कहीं सोशल इंजीनियरिंग को लेकर के था। लेकिन इस चुनाव के जो नतीजे आए, उसने तो मोहन भागवत को वो कहने पर मजबूर कर दिया जो विपक्ष पिछले 1 साल से कह रहा है। नागपुर में जो आरएसएस की सभा हुई, जो बैठक हुई, उसमें मोहन भागवत ने नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला किया। इनडायरेक्ट वे में मोहन भागवत ने कहा कि सेवा करना अच्छी बात है, लेकिन सेवा करके उसका अहंकार पैदा करना ये ठीक नहीं है। मोहन भागवत ने मणिपुर का भी जिक्र किया और यह कहा कि 1 साल से मणिपुर जल रहा है, बंदूकें चल रही हैं, संगीनों के साये में मणिपुर के लोग हैं, उसकी चिंता की जानी चाहिए। अब फिर से जो कश्मीर में 3-4 दिन से आतंकवादी हमले हो रहे हैं, उससे भी नरेंद्र मोदी पर सवाल खड़े हो रहे हैं और मोहन भागवत का यह कहना अपनी जगह दुरुस्त साबित हो रहा है। जब मोहन भागवत ये कह रहे हैं और जिस तरह का वो हमला कर रहे हैं, तो उससे एक नैरेटिव ये भी चल रहा है कि आरएसएस और मोदी के बीच में अब सब कुछ ठीक नहीं है। एक तरह से दोनों के बीच कशमकश जारी है, तलवारें खिंची हुई हैं। तो क्या नरेंद्र मोदी की कमजोरी की वजह से मोहन भागवत को यह कहने का अवसर मिला है? आपको याद होगा कि चुनाव के बीचों बीच जेपी नड्डा ने एक बयान दिया था जो बड़ा सुर्खियों में रहा। जेपी नड्डा ने कहा कि अब हमें संघ की कोई आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपने आप में इतनी मजबूत हो गई है, उसके पास इतने कार्यकर्ता है कि संघ की जरूरत अब उसे नहीं है। भारत की राजनीति को जो लोग समझते हैं वो जानते हैं कि आरएसएस बीजेपी का पितृ संगठन है। बीजेपी की नीतियां और बीजेपी का नेतृत्व आरएसएस की सहमति से ही बनता है। जनसंघ से लेकर के और भारतीय जनता पार्टी के बनने की पृष्ठभूमि में आरएसएस रहा है खुले तौर पर। आरएसएस पूरे तरीके से राजनीति करता है, लेकिन उसका कहना यह है कि वो एक सांस्कृतिक संगठन है। लेकिन असल में जो कंट्रोलिंग पावर है वो आरएसएस के पास होती है। एक नैरेटिव ये भी है कि नरेंद्र मोदी ने गुजरात से लेकर के और दिल्ली तक की अपनी यात्रा में आरएसएस को पैदल कर दिया है। कुछ लोग तो यहां तक कहते हैं कि मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी में सीनियरिटी और जूनियरिटी को लेकर के भी बातचीत होती है। नरेंद्र मोदी तो संघ के प्रमुख बनना चाहते थे, लेकिन राजनीति में आने के बाद वो यहां तक पहुंच गए और आज भी वो ये मानते हैं कि मोहन भागवत से वो कहीं भी कम नहीं है। और यही वजह है कि मोहन भागवत के आगे आज तक वो झुके नहीं, कम से कम ये सामने से तो नहीं दिखा। तो क्या संघ की जो पकड़ ढीली हुई है बीजेपी पर, उसकी कोई चूड़ी कसने का काम मोहन भागवत कर रहे हैं? लेकिन इतना बड़ा प्रहार की अहंकार आ जाना ये ठीक नहीं है। माने सीधे तौर पर आप
नरेंद्र मोदी को अहंकारी कह रहे हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी ने जो भी काम किया, जो भी सरकार की नीतियां रही, जो कार्य योजना रही, उसे एक कृपा के रूप में दिखाया गया। अगर वैक्सीन लगी तो थैंक यू मोदी जी, लेकिन वही वैक्सीन जब हार्ट अटैक में तब्दील होने लगी और कोविशील्ड की जो कंपनी है उसने ये स्वीकारा कि उस हार्ट अटैक का खतरा है वैक्सीन से, तो रातों रात जो सर्टिफिकेट था उससे नरेंद्र मोदी की फोटो हट गई। 5 किलो राशन पर भी थैंक यू मोदी जी, 1 किलो नमक पर भी थैंक यू मोदी जी। यानी जिस तरह से इस सेवा को, इस सरकार की ड्यूटी को लोगों पर रहम बताया जा रहा है, लोगों पर मेहरबानी बताई जा रही है और उसके जरिए जो अहंकार पाला जा रहा है, क्योंकि इस चुनाव के दरमियान ही जो नरेंद्र मोदी ने इंटरव्यू दिए, ये भी रिकॉर्ड बनाया उन्होंने, करीब 80 टीवी चैनल्स को उन्होंने इंटरव्यू दिए और बार बार उन्होंने ये मैसेज देने की कोशिश की कि वो जैविक नहीं है। उन्होंने कहा कि मां की मृत्यु के बाद तो अब मुझे ऐसे लगता है कि जैसे अब मैं जैविक नहीं हूं, माने मां से पैदा नहीं हूं, बल्कि परमात्मा ने ही हमको भेजा है। तो जो भी मैं कर रहा हूं, तो ये अहंकार होना, ये ईश्वर होने का जो एहसास है, इसी को काउंटर किया मोहन भागवत ने और ये कहा कि ये जो अहंकार है वो ठीक नहीं है। इस बीच में जो फिर से मणिपुर में आगजनी और कश्मीर में जो आतंकवादी हमले हो रहे हैं, यानी जो अनरेस्ट है देश के भीतर, उस अनरेस्ट पर भी सवाल खड़े किए मोहन भागवत ने। और सीधे तौर पर उसमें कौन घिरता है? नरेंद्र मोदी घिरते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी की शख्सियत यह है कि उन्होंने कभी इसकी परवाह नहीं की। मणिपुर पर मां बोलते बोलते उनको 6 महीने लग गए और गए तो वो आज तक नहीं। उन्होंने कभी मणिपुर की चिंता नहीं की, जलते हुए घरों को, मरती हुई बच्चों को, रेप होते हुए महिलाओं की उन्होंने कभी चिंता नहीं की। और ये चिंता उन्हें कोरोना काल में भी नहीं थी, जब लाखों लोग सड़कों पर पैदल भूखे प्यासे चल रहे थे, पुलिस की लाठियां चल रही थी, पैर लहूलुहान थे, महिलाएं और बच्चे भूख प्यास से दम तोड़ रहे थे। मोदी जी ने तब भी चिंता नहीं की। मोदी जी को तब भी चिंता नहीं थी जब पूरा देश नोटबंदी के बाद लाइन में लगा हुआ था। 150 से ज्यादा लोग लाइन में लग करके मर गए, हजारों लोगों की शादियां टूट गई और मोदी जी अट्टहास करते हुए उसका मजाक उड़ा रहे थे कि लोगों की तो शादियां टूट गई। तो ये पुरानी फितरत है। जब लद्दाख में चीनी सैनिकों की घुसपैठ हुई और उसमें कई भारतीय सैनिक हताहत हुए, या जब पुलवामा अटैक हुआ, उस समय तो नरेंद्र मोदी शूटिंग में व्यस्त थे, उस समय भी उन्होंने कोई परवाह नहीं की। लेकिन जब चुनाव में उन्हें राष्ट्रवाद का मुद्दा बनाना था तो वो उड़ी पर एयर स्ट्राइक और उसके बाद फिर शहीदों के नाम पर वोट मांगे गए। ये तो नरेंद्र मोदी को आता है, लेकिन नरेंद्र मोदी ने कभी मरते जीते भूखे प्यासे नंगे लोगों की कभी परवाह नहीं की। बल्कि जिस देश में 81 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन दिया जा रहा हो, उस देश का प्रधानमंत्री दिन में 3-3 ड्रेस कैसे बदल सकता है? ये देश उन लाल बहादुर शास्त्री का भी है जिन्होंने महज एक रेल दुर्घटना होने पर रेल मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। ये वो लाल बहादुर शास्त्री थे जो देश को भूखा देख करके एक दिन उन्होंने अन्न त्याग दिया था और लोगों से भी अपील की थी। रूस जाने के लिए उनके पास गर्म ओवरकोट नहीं था। ये उन लाल बहादुर शास्त्री का देश है। उन जवाहरलाल नेहरू का भी ये देश है जिन्होंने अपने जीवन की सारी कमाई और सारे अपनी पैतृक संपत्ति को देश के नाम निछावर कर दिया। आनंद भवन से लेकर के जितनी भी प्रॉपर्टी थी, केवल उनकी किताबों की जो रॉयल्टी है वो गांधी परिवार को आती है और उसके जरिए आगे की जिंदगी चलती है, चाहे वो इंदिरा गांधी हो या परिवार। लेकिन नेहरू ने अपने जीवन के अंतिम समय के पहले ही सारी संपत्ति राष्ट्र के नाम अर्जित कर दी थी और ये भी अपनी वसीयत में लिखा था कि मेरी मृत्यु के बाद मेरी राख को, शरीर की राख को किसानों के खेतों में प्रवाहित कर दिया जाए।
गंगा में और तमाम नदियों में प्रवाहित कर दी जाए मेरी राख। ये ख्वाहिश रखने वाले प्रधानमंत्री, पहले प्रधानमंत्री का देश है ये, लेकिन नरेंद्र मोदी ने कभी चिंता नहीं की। आज अगर आरएसएस के मोहन भागवत नरेंद्र मोदी को यह सीख दे रहे हैं तो यह सीख कितनी कारगर साबित होगी, इसको लेकर के आशंका है। कई बार तो ये लोग कहते हैं कि ये नूरा कुश्ती है, ये दिखाने की कि देखिए आरएसएस मोदी से नाराज है और बीजेपी के अंदर खाने बहुत तलवारें खिंची हुई हैं, अंतर्विरोध हैं। लेकिन आरएसएस जैसे संगठन के बारे में ये समझना बेहद कठिन है, क्योंकि उसके अनेकों मुख हैं। आज वो क्या कहते हैं, कल क्या कहेंगे, परसों क्या कहेंगे, कभी कोई भरोसा नहीं। आज के लिए बस इतना ही। बहुत शुक्रिया।